प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ये कहता है 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना, का मूल a और b हो। तो भैया हम सुविधा के लिए अल्फा और बीटा कह देते हैं। आपको याद होगा मूल को अल्फा बीटा से इंगित करते हैं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो कहता है ये समीकरण का मूल अल्फा और बीटा हो तो भैया आपको बताना है कि मूलों का वर्गों का योग क्या होगा। मूलों के वर्गों का योग क्या होगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, मूलों के वर्गों का योग क्या होगा। सबको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे a प्लस बी क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो कहोगे मूलों का योग, जिसका मतलब होता है फॉर्मूला में माइनस बी बटा ए। ये मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो तुम कहोगे सी बटा ए होता है। ये ए बी सी क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और स्वतंत्र पद को हम कहते हैं भैया सी। खाली मान बैठाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। मान क्या बैठाना, यहां पर गौर करोगे, है ना, माइनस बी बटा ए यानी कि माइनस बी बटा ए यानी कि 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटा ए यानी कि 1/6। क्लियर है दोस्त। इसको हल करोगे तो आ जाएगा 25/36 माइनस 1/3, एलसीएम होगा 36। अब यहां पे कहोगे 25 माइनस 12 यानी कि 13/36। अगर स्पीड ज्यादा हो तो स्लो करके आप देख लीजिएगा। क्लियर है, आई बात समझ में या नहीं आई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और यह क्वेश्चन कहता है कि x का वह न्यूनतम मान कितना होगा जिससे 55/x माइनस 19 एक पूर्णांक बन जाएगा। पूर्णांक सबको पता है, वो भी न्यूनतम मान, x का न्यूनतम मान लेना है, यही x का मान है, ठीक है। तो x का न्यूनतम मान कितना होगा जिससे कि यह एक पूर्णांक बन जाए। तो न्यूनतम मान यानी कि सबसे छोटा से इसको चेक करिए, बस सबसे छोटा से इसको चेक करिए। तो छोटा सबसे तो -36 ही है, न्यूनतम पूर्णांक कौन है, -36 है। तो -36 का मान यहां पे रखने का प्रयास करिए, क्या होगा देखो तो 55/-36 रखोगे और -19 रखोगे। क्लियर है, आ जाएगा 55/-55 यानी कि -1 आ ही तो गया न्यूनतम पूर्णांक, यानी आपका उत्तर ए होगा। क्यों, क्योंकि -36 से छोटा तो कोई x है ही नहीं, यही x का मान है ना, यही x का मान है। कहता है कि x का वह न्यूनतम मान कितना होगा, यानी कि चारों में से कौन सा वह मान है जिससे इसमें उसका मान रखने पर वह एक पूर्णांक बन जाए। तो इसमें सबसे न्यूनतम मान देखो, ये तो प्लस वाला है तो बड़ा मान हो गया, माइनस में 2 मान है, -14 -36, -14 -36 में सबसे न्यूनतम कौन है, तो कहोगे -36। तो भैया -36 को रखकर चेक कर लिया, बिल्कुल पूर्णांक आ गया, यही मेरा उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, गौर से यहां पर देखिएगा, ठीक है। ये कहता है कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है। 25 वस्तुओं का औसत भार भैया 50 केजी है। इनमें किसी अन्य वस्तु x का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। देखो 500 ग्राम बढ़ने का मतलब हो गया 0.5 केजी बढ़ जाता है। तो वस्तु x का भार क्या है, तो पहले ये तो औसत वृद्धि न हुआ, तो तुम निकालो कुल कितना बढ़ा, यानी कि कुल वृद्धि क्या हुआ। तो कहोगे पहले 25 था, एकरा में x यानी कि एगो शामिल कर दिया, तो वस्तु टोटल के हो गया 26 वस्तु। तो कुल वृद्धि कितना हुआ, तो कहोगे औसत में 0.5 बढ़ा और टोटल है 26 गो, तो कुल वृद्धि होगा औसत गुने संख्या यानी कि 26 गुने 0.5 यानी ये आ जाएगा 6 25 30 के 0 वाके 3 13 केजी बढ़ गया दोस्त। कितना बढ़ गया, 13 केजी। आपको बताना है कि x का भार क्या है, x का भार क्या है। तो सोचो, एवरेज बताता है कि पहले सबका औसतन 50 लिया गया था, प्रत्येक वस्तु का भार 50 मान लिया था, लेकिन अब 13 केजी बढ़ गया है, यानी कि 50 प्लस 13 यानी कि 63 केजी हो गया है। यानी आपका प्रश्न का उत्तर कौन सही होगा दोस्त, तो डी सही होगा। इसको बनाने का एक तरीका और है, कहो तो वो भी हम बता दूं, ठीक है। चलो अगले क्लास में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्या कहता है ना, सिंप्लीफिकेशन का है, सबको पता है, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, एक क्रम आप याद रखेंगे। उससे पहले कोष्ट का क्रिया होता है, कोष्ट में लिख दूं पहले छोट की फिर मंझोले फिर बड़ की कोष्ट का क्रिया होता है, एक क्रम है भैया। तो चलो यहां पे चलते हैं, सबसे पहले छोट की क्रिया यहां पे है ना, -16 भागा -2। तो -16 भागा -2 का मतलब क्या होता है समझना, -16 बटा -2 होता है, ये भाग का दूसरा रूप होता है बटा। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्रिया मत करना, तुम कैसे करना, तो यहीं पे काट कर लेना। देखो यहाँ पे है ना, 8 दूनी 16, 8 बार में कट गया। फिर 32 भागा 8 है तो 8 चौ 32 4 कट गया, फिर क्या आ गया, का आ गया।
है ना। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान देना, यहां तक जो आपका मान आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो -4 का 4 है ना, यहाँ पे 4, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये का मतलब, ऑफ का मतलब क्या लिखोगे, गुना। तो गुना करोगे तो -4 गुना 4 तो क्या हो जाएगा, -16। और यहाँ पे माइनस क्या है, आगे 5 है, तो कितना हो गया, -21 हो गया, भागा 84। तो 21 चौक 84 है ना, -4 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन अपने ढंग से करना तो ज्यादा समझ में आएगा। आगे देखो इस क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम एंड वर्क या नल और पाइप का क्वेश्चन कह सकते हो, हाउस या पाइप का क्वेश्चन को कह सकते हो। कहता है इनलेट पाइप पी किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यानी एक पाइप है जो उसको 7 घंटे में भर सकता है, ये पी जो है 7 घंटे में भैया भर सकता है। जबकि आउटलेट यानी कि पानी बाहर निकालने वाला पाइप, निकासी पाइप क्यू है, निकासी पाइप क्यू है जो इसको 6 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यानी ये 6 घंटे में इसको क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो कुछ नहीं करो, सबसे पहले ये पता करो कि कुल हाउस कितना है खाली करने के लिए, भैया कुल काम कितना है पहले ये पता करो। वो कैसे निकलेगा, तो ये दोनों के एलसीएम से जो आएगा 42, यानी कि टोटल 42 हाउस है। उसके बाद 1 घंटा में, है ना, जिसको इफिशिएंसी कहते हैं, 1 घंटा में कितना खाली करने वाला खाली करता है, भरने वाला भरता है, ये पता कर लो। तो इससे भागा दोगे तो वो निकल जाएगा। तो 7 भागा 42 आ जाएगा, 6 भागा दोगे 42 में तो आ जाएगा -7। यानी कि पी 1 घंटा में 6 टैंक भरेगा और क्यू 1 घंटा में 7 टैंक खाली कर देगा। अब यहां पे प्रश्न क्या कहता है, गौर से समझिएगा। यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है, अगर ये 3 घंटे के लिए खोला जाएगा दोस्त, तो शेतिया 18 टैंक क्या करेगा, ये 18 टंकी को भर देगा। कितना भर देगा, 18 टंकी को क्या करेगा, भर देगा। उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है, उसके बाद ये दोनों खुल जाता है। तो भरा हुआ टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो दोनों जब खुलेगा तो नतीजा क्या निकलेगा, इस 6 को भरेगा, इस 7 को खाली करेगा, नतीजा 1 घंटा में 1 टैंक खाली होगा। और टोटल अभी तक 18 टंकी ही भरा है। तो बताओ कि 18 टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, तो कहोगे 18 भागा 1 यानी कि 18 घंटा का समय लेगा। यानी कि डी ऑप्शन आपको सही होगा। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होगा कि सर ये तो 42 टंकी था ना, तो हाँ भैया 42 टंकी तो छत पर रखा हुआ जरूर था, लेकिन क्रिया क्या किया, पी को तुम 3 घंटे के लिए पहले खोला तो 18 को हाउस भर दिया, तब भरा हुआ हाउस तो 18 ही ना है। अब जिसको भी खोल दिया तो दोनों चालू हो गया, तो पूरा जो 18 टंकी भरा है उसको खाली करने में ये दोनों कितना समय लेगा, तो कह देंगे 18 घंटा का समय लेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का ही है क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना। कहता है इंद्र और चंद्र, यहाँ पे 2 बंदा है भैया, एक है इंद्र और दूसरा है चंद्र, ठीक है ना। अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 और 80 दिनों में करता है। ये 20 दिन में भैया, ये 80 दिन में काम को करता है ना। आगे बढ़ने से पहले आप अपना खाका तैयार कर लो कि कुल काम है कितना करने को, जो निकलेगा ये दोनों के एलसीएम से। टोटल घर पे आपका काम कितना करवाना है, तो 20-80 का एलसीएम यानी कि 80 काम टोटल है। कितना काम टोटल है, 80। अब कौन बंदा जो है एक दिन में कितना कितना काम करता है ना, यानी कि एक दिन का काम आपको निकाल लेना चाहिए, जो कहलाता है इफिशिएंसी। बार बार हम बोल रहे हैं, इससे भागा देकर निकलता है, ये आ जाएगा 4, इससे भागा दोगे 1, यानी कि इंद्र 1 घंटा में 4 काम करेगा और चंद्र 1 घंटा में 1 काम करेगा। अब प्रश्न को देखो कि प्रश्न में किस ढंग से काम करवाया गया है। तो कहता है यहां पे कि इंद्र काम शुरू करता है। कौन काम शुरू करता है, इंद्र। ये प्रारंभ काम किया और 3 दिन काम करता है। ये कितने दिन काम करता है, इंद्र 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है। लो 5 दिन ही चला, 3 दिन काम करके 5 दिन के लिए विदेश चला गया। उसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है, यानी कि जब 5 दिन के लिए बाहर गया तो अगले 5 दिन चंद्र काम करता है। अगले 5 दिन कौन काम करता है, चंद्र। कार्य पूरा होने तक यही क्रम जारी रहता है, तो कार्य पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, सोचो।
कार्ड पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि अल्टरनेट बन गया, पहला दिन ये करेगा, दूसरा दिन ये करेगा, तीसरा दिन ये, तो चौथा दिन वो करेगा, ऐसे क्वेश्चन हो रहा है। यानी इसमें अल्टरनेट की ढंग से है, तो पहले 3 दिन इंद्र करेगा, उसके बाद अगला 5 दिन चंद्र करेगा, फिर अगला 3 दिन इंद्र करेगा, फिर अगला 5 दिन चंद्र करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने का तरीका हम बताए थे कि टोटल आपको निकालना है 5 या 3 8 दिन का काम, 8 दिन में किया गया काम, पहले ये निकाल लेना है, किया गया काम 8 दिन में कितना काम किया गया। तो भैया ये 3 दिन करेगा तो 12 काम कर देगा, है ना, एक दिन में 4 काम, तो 3 दिन में 12 काम, फिर अगला 5 दिन ये करेगा तो 5 काम ये कर देगा, तो 12 5 17 काम हो जाएगा। तो 8 दिन में किया गया काम कितना होगा, 17 काम। और टोटल काम कितना करना है सो बता दीजिए, टोटल काम कितना करना है तो 80। अब आपको देखना है कि 17 में कितना से गुना करेंगे, या तो 80 आ जाए या 80 से कम रहे। तो 5 से गुना करेंगे तो 17 5 50 से ज्यादा हो जाएगा, अतः हम दोनों ओर 4 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि 8 चौके 32 दिन में टोटल काम हो जाएगा 17 चौ 68 काम। कितना काम हो जाएगा, 68 काम। और टोटल काम कितना है 80, तो सोचो 80 काम में 68 काम तो हो गया, तो बचा कितना भैया, घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 7 में से हो गया 1, यानी कि 12 काम, शेष काम और बच रहा है 12 को करने के लिए। तो रॉन्ग तो पूरा है, तो ये 12 काम करने के लिए कौन आएगा, तो कहेंगे इंद्र आएगा। कौन आएगा, इंद्र आएगा। के दिन लेगा, तो कहेंगे 12/4 यानी कि 3 दिन लेगा। यानी कुल काम करने में कितना समय लगेगा, तो कुल समय लग जाएगा इसको, चूंकि 8 चौके 32 दिन तो हो गया, 32 दिन हो गया, तो 32 दिन में कितना काम हुआ, 68 काम। काम कितना शेष बच गया, 12 को। ये 12 को काम करने के लिए कौन आएगा, इंद्र। इंद्र एक दिन में करता है 4 काम, तो 12 काम करने में कितना समय लगेगा, 12/4 यानी कि 3 दिन का समय लेगा। नहीं, कितने दिन का समय लेगा, 3 दिन का। यानी टोटल समय लगेगा 32 और 3 35 दिन। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको गौर से देखिए। कहता है निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित करनी हम जानते हैं या नहीं जानते, 9 से, 3 से। जैसे देखो 2 3 5 7 8 1 3 4 6 8, ये 9 से कटेगा ही नहीं कटेगा, तो कुछ नहीं करना, आप इसको जोड़ते जाओ, अनमोल के जोड़ा बनाते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे गौर से देखना है, यहाँ पे ठीक है ना, 8 1 9, क्लियर है दोस्त, यहाँ पे समझना आपको, है ना। फिर देखो 5 और 4 9, 7 और 2 9, फिर देखो 6 और 3 9, क्या बच गया, 8 3 11, यानी कि 2 शेष बच जाएगा। यानी 9 से पूरा नहीं संख्या कटेगा, ठीक है ना। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहां पर देखो ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये बताओ पहले। तो यहां पे हम कहेंगे 8 1 9, 4 3 7 और 2 9, हाँ भैया 9 से कट जाएगा, क्लियर है, आई बात समझ में। अच्छा, इसको चेक करके देखते हैं, 5 4 9 9 9, ठीक है, लेकिन 6 यहां पे शेष बच रहा है, ये 9 से नहीं कटेगा। ये ढंग से आपको चेक करना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी कक्षा में 18 लड़कों में एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है। औसत प्राप्तांक हो इसको 18.1 है, तो लड़कियों के प्राप्तांक का औसत क्या है। यानी ये कह रहा है कि लड़का है भैया, लड़की है, और यहाँ पे कुल विद्यार्थी है ना। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लड़का के वो है तो टोटल लड़का 18 गो है, क्लियर है। लड़की के वो है 30 गो विद्यार्थी है, तो लड़की के वो हुआ 30 में से 18 गया, आप कहोगे 12 हो गया, नहीं हो गया, क्लियर है। अब यहां पे ध्यान देना, लड़का प्लस लड़की बराबर कुल विद्यार्थी होता है कि नहीं होता है। तो बस ऐसा कभी भी फॉर्मेट मिले तो बनाना बहुत आसान होता है। क्या करोगे, पहले तो इसको स्मॉल कर लो, यानी छोटा में परिणित कर लो, 6 3 18, 6 2 12, 6 5 30 कर लो, तो आपका आ जाएगा 3 + 2 बराबर आ जाएगा 5। अब यहां पे देखो, कक्षा में लड़कों का औसत 16 है, लड़का ये है, इसका औसत भैया 16 है, आपको कहता है, जबकि कक्षा के कुल 300 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है, तो कुल विद्यार्थी का औसत जो है 18.1 है, गुना कर दो। जिसका पूछता है लड़की का औसत क्या है, तो लड़की का औसत निकाल दो, गुना x कर दो, जो पूछे उसमें x से गुना कर दो, x का मान निकालोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी आपका होगा 2x बराबर 500 गुना करोगे तो आ जाएगा 5 18 5 90, माइनस ये हो जाएगा 16 48, क्लियर है। अब यहां से x का मान निकालोगे तो कहोगे आ जाएगा 0.5, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 4 गया 4, अब बटा में हो जाएगा 2, यानी आ जाएगा 21.25 आपका प्रश्न का जवाब। यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा।
क्लियर यहां तक है। 8 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। फोर्थ दिस क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को एग्जाम ने हटा दिया है। एक टोटल क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा गया, वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है, जिसके वजह से इस क्वेश्चन को क्या किया है, हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बनाने का हम प्रयास यहां पे करते हैं। क्या कहता है कि समूह में 10 लड़का और 10 लड़कियां हैं, यानी लड़का है और ये लड़की है, 10 गो लड़का है और भैया 10 गो लड़की है, यानी ये दोनों का अनुपात हो गया 1:1। अब कहता है इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद, है ना, यानी कि इसमें लड़का क्या हो गया, बढ़ गया। जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% हो जाता है। 10%, 10 लड़की तो 90 क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कि लड़की का प्रतिशत 10 हो जाता है, यानी लड़की 10 हो जाएगा तो लड़का कितना बचेगा, 100 में से 10 तो लड़की हो गया तो लड़का 90, यानी कि 9:1 हो जाता है। ये इसका कहने का मतलब है। तो कितने लड़के जोड़े गए थे, यानी कितना लड़का इसमें आया था, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, यहां पर देखो, लड़का तो जुटा है यानी कि बढ़ा है, तो लड़की तो ना घटा है ना बढ़ा है, तो लड़की की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो भैया लड़की की संख्या तो बराबर है ही, लड़की की संख्या तो बराबर है ही, यानी हम ये कह सकते हैं कि लड़की की संख्या बराबर है, तो सारे रेशियो एक दूसरे से जुड़ गया। यानी यहां से देखो तो कितना लड़का बढ़ा, तो कहेंगे 8 लड़का बढ़ा है। कितना लड़का बढ़ा, 8 लड़का। एक का वैल्यू कितना है, 10। एक का वैल्यू अगर 10 है तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। आपका आंसर होना चाहिए दोस्त 80, लेकिन 80 कहीं ऑप्शन में नहीं है, अतः यह क्वेश्चन है ना कहीं एग्जाम से है ना हटा दिया गया। और ये कहता है कि एक आयत, यानी कि एक आयत दे रखा है, ये कहता है आयत जिसकी भुजा है 12 और 4 सेंटीमीटर, तो 12 12 4, यानी भैया देखा जाए तो इसका परिमाप हो जाएगा 24 4 28 4 32। क्लियर है। इस आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है जिसका विकर्ण समान हो, नहीं भैया विकर्ण समान की बात तो होगी नहीं, है ना, ये गलत है, ये है ना, विकर्ण समान नहीं होगा, ये गलत लिख दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे होना चाहिए। अब पढ़ो, एक आयत जिसकी भुजा 12 और 4 है के द्वारा एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसका एक कोण का मान 60 डिग्री है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी इस आयत की मदद से एक समचतुर्भुज आप बना लीजिए। क्लियर है। समचतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। ये समचतुर्भुज बनाया गया है जिसका एक कोण है 60 डिग्री, यह कोण मान लो 60 डिग्री है, एक कोण कितना है 60 डिग्री। तो इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज का एरिया कितना होगा, ये समचतुर्भुज का एरिया कितना होगा। सबसे पहले हमको ये बताइए कि अगर ये आयत से ये समचतुर्भुज बनाए हैं तो क्या होगा, इसका परिमाप बराबर होगा। अगर इसका परिमाप 32 है, इसका भी चारों भुजा का योग 32 आना चाहिए। इसकी चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि प्रत्येक भुजा 832 यानी कि 8 सेंटीमीटर का होगा। यहां तक इन्हीं को दिक्कत नहीं। समचतुर्भुज की एक खासियत और होती है कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है ना, वो सम्मुख कोणों को, यानी संलग्न कोणों को, है ना, उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी ये पूरा 60 डिग्री है तो यह कोण आपका 30-30 का हो जाएगा। कितना कितना का हो जाएगा, 30-30 का हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा विकर्ण खींचोगे ए वाला, तो इसका एक खासियत और है कि समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटती है, एक दूसरे को 90 पे काटती है, यानी कहीं ना कहीं यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसका ये कोण 90 30। अब तुम्हें बताओ ये कोण कितना हो जाएगा, तो कहोगे 60 डिग्री होगा। क्लियर है। अब तुम त्रिकोणमिति में हम आपको समझाए होंगे, बताए होंगे कि समकोण त्रिभुज में 30 के सामने की भुजा 1 होता है, 60 के सामने की भुजा √3 होता है और 90 के सामने की भुजा 2 होता है। ये आपको हम बताए होंगे। क्लियर है। आप ही बताओ यहाँ पे, अब तो निकाल सकता है, ये 2 का वैल्यू 8 है तो 1 का वैल्यू भैया कितना हो जाएगा, तो कहोगे 4 होगा, और √3 का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे 4√3 होगा। यानी ये हो गया 4√3, तो यहां से एक विकर्ण का माप आपका आ जाएगा ये 4, तो ये भी कितना होगा 4, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है। तो ये अगर 4 है तो ये भी आपका कितना होगा, 4 होगा, तो ये विकर्ण कितना होगा, 4 और 4 8 होगा। दूसरा विकर्ण की अगर हम बात करें तो ये विकर्ण की लंबाई अगर 4√3 है तो यह भी आपका 4√3 होगा, ये भी 4√3, तो ये भी 4√3, तो पूरा विकर्ण हो जाएगा 8√3, 8√3। अब अगर समचतुर्भुज की एरिया की बात करें तो एरिया होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ये होता है। तो हो जाएगा 1/2 गुने, पहला विकर्ण 8 है, दूसरा विकर्ण 8√3 है, इसको काटोगे तो हो जाएगा 32√3। क्लियर है। ये आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा।
क्लियर है। 10 के बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 11 नंबर का क्वेश्चन। यह है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या क्या है। तो भैया अगर संख्या 100 है तो 100 का 76% 95 है, यानी कहीं ना कहीं ये 76 का मान दिया है 95, तो हम कह सकते हैं ना कि 76% का वैल्यू है 95, तो वह संख्या क्या है, यानी कि ये 100 का मान पूछ रहा है, यानी 100% का मान क्या होगा, तो 95/76 गुणे 100 होगा, यानी काटोगे तो कट जाएगा आराम से 19 चौ 76, 19 पचे 95, 25 चौ 100, 25 पचे 25 से वह संख्या 125 होगी, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और यह कहता है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी x है और ये y है जिसकी वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। क्लियर है यहां तक, है ना। कहता है x और y के वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद की कहानी ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:9। तो बाई का वर्तमान आयु क्या है, बाई का पूछा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करिए, आप डबल क्रॉस मेथड अपनाइए। सबसे पहले 3 से गुना का आप अंतर निकालिए, ठीक है। कितना आएगा, 45 में से 44 गया, 9 पचे 45 में से 44 गया, कहोगी अनुपातिक 1 होगा। क्लियर है। यहां देखो 9 पचे 45 आई घर चौके 44, कितना आ गया 1। पहला काम ये हो गया, पहला क्रॉस। दूसरा क्रॉस ऐसे लगाना है आपको, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, ये वर्तमान है, ये 3 वर्ष बाद है, यानी कि ये दोनों के बीच अंतर 3 वर्ष का है, नहीं कितना का है, 3 वर्ष का है। तो अगला क्या करोगे, गौर से समझना। तो यहां पे करोगे 11 तिया 33 माइनस 9 तिया 27, इसको माइनस करोगे, कितना आ गया भैया, तो कहोगे 6, यानी यही अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया। बात को समझना, मैंने क्या किया, पहले क्रॉस डिफरेंस रेशियो का किया, तो 45 में से 44 गया, अनुपातिक 1 का मान क्या होगा, तो ये जो फासला है दोनों का 3-3 का फासला, तो यहां से इसको चलो 9 तिया 27, 11 तिया 33, 33 माइनस 27 किया, कितना आ गया 6 वर्ष, यानी अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 6 वर्ष। अब जो आपको निकालना है उसका मान आप निकालो, y का वर्तमान आयु। तो भैया y का वर्तमान आयु तो यही है, तो 1 का वैल्यू अगर 6 है तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 6 चौ 24 वर्ष, है ना। यानी y का वर्तमान आयु क्या है, तो कह देंगे 24 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 12 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और 13 कहता है कि 273/195 का सरलतम रूप क्या है, यानी इसको इतना काटना है कि वो काटने लायक द्वारा बचे नहीं, जब तक काटना है जब तक वो काटने लायक बचे नहीं। तो काटना तो बहुत आसान है, एक बात आपको बता दूं कि कभी भी भिन्न का सरलतम रूप में बदलना होता है तो इसका हम मासा निकाल लेते हैं, मासा यानी कि HCF, ठीक है ना। HCF ये दोनों का निकाल लेते हैं और वह HCF यानी कि महत्तम समर्थक से दोनों को काटेंगे, तो काटने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह सबसे न्यूनतम उसका रूप आएगा, सरलतम रूप आएगा, उसके बाद वो कटने लायक बचेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो कट रहा है ना, ये कट रहा है, देखो 3 से 9 5 14 15 संदेह बाद 3 से कट रहा है, तो 3 से पहले काट देते हैं, 6 18 5 15 9 27, एक कट गया। फिर देखो 13 से कट रहा है, 13 5 65 63 91, यानी कि 7/5 सरलतम रूप हुआ, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हुआ। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अब यहां पे एक चीज और देखो, ऐसे अगर नहीं बनाता तो क्या इसका दूसरा तरीका था बनाने का, तो ये सेकंड मेथड बहुत आसान था। पहला तो ये था आपका, दूसरा मैंने ये बताया, और तीसरा तरीका है ना भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तीसरा तरीका बहुत इजी आपके पास मौजूद है। सबसे पहला तरीका कि ये दोनों का मासा निकाल के काटोगे तो काटने के बाद जो रूप आएगा वही सबसे सरलतम होगा। दूसरा कट रहा है तो सीधा है तो काट दो। तीसरा देखो ऑप्शन से अगर बनाया होता, इसको ऑप्शन से बनाया होता है ना, तो बहुत आसानी से बन जाता। कहो कैसे, तो सरलतम का मतलब हुआ कि वह भिन्न जिसको द्वारा काटा ना जाए। तो देखो भैया ये तो कट रहा है ना, देखो तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये देखो कट रहा है कि नहीं, 63 61, ये भी देखो कट रहा है, 2 से 10 दूनी 20 साल 14, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तीनों इसका सरलतम रूप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तीनों जो भिन्न है वो कट रहा है, अतः सरलतम रूप न कटने वाला होगा ना। ये तीनों कट गया तो चौथा ऑप्शन सही है, यानी इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, काट के बना सकते थे, मासा निकाल के भी बना सकते थे, ठीक है। चलिए भैया तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ये कहता है कि 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लो ये रेलगाड़ी बना दी मैंने 162 मीटर लंबा, जिसकी चाल दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफार्म को 44 सेकंड में, भैया एक प्लेटफार्म है
जिसको ये 44 सेकेंड में पार कर जाता है, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, लंबाई आपसे पूछ रहा है। क्लियर है, कुछ भी नहीं करो। यहां पे एक चीज बताओ, जब कोई भी ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म, पुल, ब्रिज किसी को भी पार करता है तो दूरी दोनों के योग के बराबर तय करता है। तो ये दोनों की योग निकाल लो ना, इसकी लंबाई का योग निकाल लो, जो क्या होगा, इसका दूरी होगा। और दूरी बराबर फॉर्मूला जानते हैं आप, एक ही फॉर्मूला तो पढ़े हैं हम, चाल गुना समय। चाल यहां पे दे रखा है 54, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय सेकंड में और दूरी मीटर में है, यानी ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, जिसके लिए छोटका यानी कि 5/18 से गुना करना होगा। चाल हो गया। अब गुना समय, समय यहाँ पे 44 है, 44 डाल दो, बस हो गया। 18 तिया 54, 5 तिया 1560 का सुना बाकी शो 60 यानी 660 मीटर। ये 660 मीटर क्या आया, तो ये दोनों के लंबाई का योग आया। जब दोनों के लंबाई का योग 660 है, इसमें से 162 ट्रेन है, इसकी लंबाई कितना होगा, तो कहेंगे भैया 660 में से 162 को घटा दो, अपने आप इसकी लंबाई निकल जाएगा। यानी ये आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 5 15, 15 में से 6 गया, हाँ 15 में से 6 गया 9 और 5 में से 498 मीटर। यही आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पुनः सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, पुनः सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। यहां पे ध्यान दीजिए, कहता है यहां पे 77 + 14 माइनस ये वाला। ठीक है, कुछ नहीं करो, हल करो सीधे, हल करो सीधे भाई। यहां पे कहोगे 7 का 42 ये आ गया। यहां पे देखो 12 में से 9 गया 3 आ गया, है ना। पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटा। चलो यहां पे देखो, पहले यहां पे अब हो गया -6 गुना 3, ये हो गया -18। ठीक है ना। अब प्लस का ये हो गया 3। ठीक है, यहां से 12 में से 9 गया 3, इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा -15। और यहां पर देखो ये वाला को हल करोगे तो आ जाएगा 7 4 11 के 1, बाकी 1 8 है 1 9 91। 91 में से 15 घटा दो, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 1 गया 7। 76 आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अपने ढंग से बनाना ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब यहां पे कहता है निम्न चार्ट के आधार पर किस महीने में 250 से कम स्क्रू का निर्माण किया गया है। 250 से कम, यानी ये 250 है भैया, इससे क्या होना चाहिए, कम। 250 से कम तो यहां पे निर्माण किया गया है, यानी कि जनवरी में, यानी आपका उत्तर हो जाएगा जनवरी। नहीं, कहता है कि 250 से कम स्क्रू का निर्माण किस महीने में हुआ है, तो भैया ये 250 वाला लाइन है, ये वाला लाइन 250 वाला लाइन है। तो इससे नीचे तो यहीं पे एक बिंदु मिल रहा है, यानी यह है जनवरी वाला माह, यानी जनवरी आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन है भैया, 17। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करें, वो भी रेकरिंग के रूप में। रेकरिंग जानते हैं ना, रेकरिंग में यहां पे देखो, रेकरिंग का क्वेश्चन जब भी आए तो पहले तो तुम ऐसे भी बना सकता है इसको, 7 में 11 से भागा देकर। और सबसे आसान है कि ऊपर नीचे 9 से अगर हम गुना कर दें तो ये आ जाएगा 73/99, यानी नीचे हम 9 9 9 बनाए बस, है ना। 9 9 9 बनाया तो यही तो हो गया। 0.63 पर 2 9 है तो 2 अंक पर रेकरिंग, यानी 0.63 आपका प्रश्न का जवाब होगा। हमें लगता है ये चीज आप जानते होंगे। अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो 7 में 9 से भागा दे दिए, आपका उत्तर यही आ जाएगा। क्लियर है। चलिए भैया, तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ये कहता है एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर अब 2 सेकंड में 15 मीटर जाता है, तो इसका औसत चाल क्या है। तो याद रखना दोस्त, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। याद रखना है इसको, कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी कितना हुआ, तो गौर करो, पहली बार में 20 मीटर गया, दूसरे बार में 15 मीटर गया, तो कुल दूरी कितना हो गया, 20 15 35 मीटर। कुल समय कितना हो गया, 4 और 2 6 सेकंड का, इतना हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हल कर दो, यानी 35 में 6 से भागा दे दो तो कहोगे 6 25 30, 5.0। ठीक है, फिर 8 का 48, 2 आ गया, फिर 0, फिर 7 18, यानी आएगा 5.83। देखो मीटर प्रति सेकंड को ऐसे भी हम लिखते हैं। क्लियर है, -1। क्लियर है, यानी 5.83 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगर 18 सही हो गया हो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। यहां पे 3 पाइप है, एक पहला पाइप हो गया,
दूसरा पाइप हो गया भैया, और यहां पे ये तीसरा पाइप हो गया, ठीक है ना, 3 पाइप। कहता है जिसमें से पहले 2 क्रमशः 10.8 घंटा। अब तुम्हें बताओ 10.8 घंटा है तो क्या इसको भिन्न में तुम कन्वर्ट नहीं कर सकता है क्या? 10.8 बटा 10 कर दो, दशमलव हट जाएगा ना, ये हटेगा कि नहीं? और इसको अगर काटोगे तो 5 दूनी 10 और ये 54 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कट जाएगा ना। यानी कि 54/5 लिख सकता है कि नहीं इसको? 54/5 घंटा लिखने में क्या बुराई है, समझिए। दूसरा पाइप इतना घंटा में बदलता है तो इसको भी भिन्न में बदलो तो हो जाएगा 21.6 बटा कितना हो जाएगा 10, दशमलव हट जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 5 दूनी 10, काटोगे तो ये आ जाएगा 108। यानी इसको लिख देंगे 108/5 घंटा। यानी कि पहले दो पाइप क्रमशः इतना इतना घंटे में खाली टंकी को भर सकता है, दोनों भरने वाला पाइप है। जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है, 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपको बताना है कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। कुछ नहीं करो दोस्त, यहां पे सबसे पहले आप निकालो कुल काम। कुल काम कैसे निकालोगे? तो देखो बहुत सा विद्यार्थियों को जब भिन्न में डाटा आता है तो एलसीएम निकालना मुश्किल लगता है, लेकिन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बना रहा है, अब कुल काम निकाल रहा है, तो ये ऐसा कोई इतिहास में कोई भी डायरी में कहीं कोई नियम नहीं है कि ये तीनों का एलसीएम ही यहां लिखेंगे हम, है ना। बस यहां पे वो संख्या लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए वह संख्या लेंगे जिससे कि ये तीनों से कट जाए। और तीनों से कटने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अंश वाला का लघुत्तम ले लेना, ये तीनों से पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखो 18 से तो 54 कट रहा है और 54 से 108 कट रहा है, यानी 54, 108, 18 का एलसीएम दोस्त हो जाएगा 108। अब 108 में हम क्या निकालेंगे? 1 घंटा का काम, 1 घंटा का काम ये निकालेंगे ना। अब 1 घंटा में पहला टंकी कितना भरता है, दूसरा कितना भरता है और तीसरा कितना खाली करता है, वो कैसे निकलेगा? तो इससे भागा देकर, तो 108 में 54/5 से भागा दोगे तो 54 यहां पे होगा और 5 यहां पे होगा, ठीक है ना। 5 ऊपर चला जाएगा तो 54 दूनी 108 और 2 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आ रहा है समझ में बात या नहीं आ रहा है? यहां पे समझो, अगर 108/5 से भागा दोगे तो 108 से 108 कट जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा तो ये बच जाएगा सिर्फ 5, और 18 से भागा दोगे तो 18 से 78 से -6 हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ क्या नहीं बना सकते हो? तीनों पाइप एक साथ खोला गया है और टंकी भरना है 108 और तीनों एक साथ खोलोगे तो ये दोनों मिलके 15 को भरेगा और 1 घंटा में ये 6 को खाली कर देगा। तो 15 में से 6 गया, 9 को भरेगा। तो 1 घंटा में 9 को भर रहा है, भरना है 108, तो टोटल समय कितना लगा? तो क्या दोगे 108/9, यानी कि भरना में 78 से 12 घंटा का वक्त लगा, यानी बी ऑप्शन मेरा सही हुआ। बोलो हाँ या ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहां पे ये वाला कहता है किसी प्राकृत संख्या 5, 6, 7 या 8 से विभाजित होने वाली करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो। इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन होगा? यहां पे गौर करो, कौन संख्या पूछा है? आरोही क्रम में दूसरी संख्या कौन होगा? सबसे न्यूनतम संख्या नहीं पूछा है, दूसरी। इस पे हम बहुत जोर भी देते हैं। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया है। करते क्या है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, है ना, ये चारों से कटने वाला संख्या निकालते हैं, है ना, जो होता है इसका एलसीएम, सबको पता होगा। इसका एलसीएम कैसे निकालोगे? निकालने आता है ना। तो सबसे पहले हम बड़का को ले लेते हैं 8 को। अब देखते हैं, है ना, 5 इसमें है कि नहीं? तो 8 में 5 नहीं है तो 5 को भी ले लोगे। 6 को देखो इसमें है कि नहीं? तो 6 का मतलब होता है 2 और 3, तो 2 तो है 8 में लेकिन 3 नहीं है तो 3 भी ले लो। 7 इसमें है कि नहीं? तो 7 नहीं है, 7 भी ले लो। यही इसका एलसीएम हुआ, यही इसका एलसीएम हुआ। गुना करो, 8 × 5 = 40, 4 × 3 = 84, 840। अब आप ही बताओ, आप ही बताओ कि 5, 6, 7, 8 से कटने वाला
सबसे छोटी संख्या कौन है, तो कहोगे 840। सबसे छोटी संख्या कौन है, तो कहोगे 840। लेकिन कटे नहीं, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, वह कौन होगा, तो भैया 840 तो ये चारों से कट जाता है ना, लेकिन हमको 4 शेष बचाना है, यानी 4 बढ़ाकर लिखना है, तो 4 जोड़ दो, यानी 844 हो जाएगा। यानी वह 5, 6, 7, 8 से भागा देने पर 4 शेष बचे, है ना, वह न्यूनतम संख्या कौन होगा, 844 होगा, ये होगा। लेकिन हमसे कहा कि आरोही क्रम में सजाने पर दूसरी संख्या कौन होगा, तो फिर से समझो। यहां पे आपने निकाला 5, 6, 7, 8 से कटने वाला सबसे छोटी संख्या, तो 840। अगर कहूं कि 840 तो सबसे पहले मिलने वाला संख्या है, सबसे छोटा संख्या है, हमको बताओ इसके जस्ट बाद 840 के जस्ट बाद वाला वो संख्या जो ये चारों से कटता है, तो कौन होगा, तो भैया इसका दुगना कर देना, इसका दुगना कर देना, यानी हो जाएगा 16, या तो 0 होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होगा, इसमें 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1684 हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पे ध्यान देना, कहता है ए बी सी, ए और एक भैया बी है और दूसरा सी है, एक साथ मिलकर 2 दिनों में एक कार्य को पूरा करता है। लो, कहता है ए है, बी है और सी है, ये तीनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है। ए और बी द्वारा, फिर कहता है कि ए और बी द्वारा एक साथ करने के लिए उन्हें 2.4 दिन लगता है। कोई भाई बताएगा कि यहां 2.4 लिखना मेरे लिए सुविधाजनक होगा या फिर इसको दशमलव में बदल लेना सुविधाजनक होगा, जल्दी बताओ। तो मैंने बोला दशमलव को भैया भिन्न में कन्वर्ट करके बनाना ज्यादा आसान होगा, यानी इसको 24/10 तुम कह सकते हो। ठीक है, तथा बी और सी एक साथ काम करने पर 4 दिनों का समय लेता है। बी और सी एक साथ काम करने पर 4 दिनों का समय लेता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं। तो 24/10 को आप लिख सकते हो 12/5, 12 दूनी 24, 12/5 लिख देते हैं। ए और बी 12/5 दिन में काम को करता है। बी और सी 4 दिन में काम को करता है, 4 दिन में काम को करता है। मेरा प्रश्न है कि बी अकेले इस काम को कितना दिनों में कर देगा। क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने बताया पहले आपका अपना कुछ वर्क है जो है कुल काम निकालना। कैसे, तो इसका अंश का एलसीएम सिर्फ लेना, तो 2, 12, 4 का एलसीएम भैया हो जाएगा 12, यानी कुल काम कितना हो गया 12। अब इससे भागा दो तो निकल जाएगा 1 दिन का काम। के दिन का काम, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम ये होता है। 2 से भागा दोगे तो कितना हो गया 6, इससे भागा दोगे तो कितना हो जाएगा 5, इससे भागा दोगे तो कितना हो जाएगा 3। अब यहां पे सोचो, हमको बी का निकालना है, तो ए बी सी में से अगर ए बी को घटा दिया जाए, ए बी सी में से ए बी को घटा दिया जाए तो क्या भैया सी का बच जाएगा, चलो सी का तो बच जाएगा, नहीं बचेगा तो घटा दो, 6 में से 5 गया 1, यानी सी 1 दिन में करेगा 1 काम। अब यहां पर ध्यान देना, सी अगर 1 दिन में 1 काम करेगा और दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करता है, तो 3 में से 1 गया 2, यानी बी 1 दिन में के काम करेगा तो कहेंगे 2 काम करेगा। बी 1 दिन में के काम करेगा तो कहेंगे 2 काम करेगा। अब बताओ, टोटल ईटा लगाना है 12 गो, अब बी 1 दिन में ईटा लगाता है 2 गो, तो 12 ईटा के दिन में लगा देगा, तो 12/2 यानी 6 दिन में लगा देगा। क्वेश्चन जैसे भी आपसे करे, अगर बेसिक कंसेप्ट आपके पास है तो उसको झटके में बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम एंड वर्क का 4 नंबर जो आता है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो मिस नहीं करना चाहिए। अगर 3 घंटे का समय आप देते हैं, टाइम एंड वर्क का जो हम क्लास लिए हैं, लाइव क्लास लिए थे, अगर उसको देख लेते हैं तो टाइम एंड वर्क का 4 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में बनेगा, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में। देखो, ये है साधारण ब्याज का क्वेश्चन, नहीं देखने से लग रहा है रंग रूप से कि ये भैया ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कहता है अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपया उधार लेता है। कितना उधार लिया भैया, 3000 रुपया उधार लिया, और समान राशि को 2 साल के लिए 9% की दर पे अपने दोस्त को उधार दे देता है। तो अक्षय को 1 साल में कितना फायदा होगा।
अक्षय को 1 साल में, 1 वर्ष में है ना क्या लाभ होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो वो तो इंटरेस्ट पर लिया है 6% की दर से, यानी जिससे लिया है उसको वो 6% देगा, लेकिन वह अपने दोस्त को दे दिया वही पैसा को 9% की दर पे, यानी दोस्त उसको लौटाएगा 9% और 9 में से देगा कितना, 6%। तो बताओ भैया इसको लाभ कितना का हुआ, तो तुम कहोगे 3% का। लाभ कितना का हुआ, तो तुम कहोगे 3% का, क्योंकि मैंने लिया है जिससे उसको हम देंगे 6, अपने दोस्त से लेंगे 9, तो 9 लेंगे 6 देंगे तो बचेगा 1 साल में 3%। हमको 21 साल का ब्याज पूछ रहा है, यानी कि 3% ही लाभ होगा। 3% नहीं, टोटल मूलधन कितना है 3000 रुपया, टोटल मूलधन कितना है यहां पे 3000 रुपया, तो ये 3000 का उसको 3% का लाभ होगा, 3000 का 3% का लाभ होगा, यानी कि 90 रुपया का 1 साल में उसको फायदा होगा। और 2 साल में 90 दूनी 180 रुपया का फायदा होगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा कि अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा, तो कह देंगे 90 रुपया। क्लियर है भैया, यहां तक किन्हीं को दिक्कत, 180 नहीं 90 होगा, है ना। 2 साल के लिए तो उधार लिया था और 2 साल के लिए अपने दोस्तों को उधार दिया, लेकिन 1 साल में उसको क्या बेनिफिट होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 1 साल में उसको मिलेगा 9% और 9 में से 6% देगा जिससे लिया था उसको, बचेगा उसको 3%। 1 साल में फायदा होगा 3% का। किसका 3%? जो उधार लिया था 3000, तो 3000 का 3% यानी कि 90। क्लियर है। सर आप कहां थे, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। चलो अब मन लग रहा है ना, अब मन लग रहा है या अभी भी नहीं लग रहा है? 23 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, यह कहता है एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, यानी 9:5 में ये क्या है, विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, इसमें भी 8 प्लस कर दिया भैया और इसमें भी प्लस 8 कर दिया, तो यह अनुपात हो जाता है 5:3। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? दोनों में से बड़ी, यानी कि ये वाला का मान आपसे पूछ रहा है। देखो ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपके पास बहुत सा है। सबसे पहले तो यहां पर देखो दोनों में समान वृद्धि किया गया है, तो अगर भैया इसको में तुम 2 से गुना कर दो, इसमें 2 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 10:6 हो जाएगा कि नहीं? तो देखो तो अनुपात के रूप में 9 था, कितना हो गया 10, यानी कि 1 बढ़ा। ये था 5 हो गया 6, यानी कि 1 बढ़ा। यानी दोनों में देखा जाए तो अनुपातिक रूप में 1 बढ़ रहा है, अब वैल्यू के रूप में 8 बढ़ रहा है। तो तुम कहोगे भैया 1 का वैल्यू है 8, तो बड़ी संख्या क्या है, यानी 9, तो 9 का वैल्यू होगा 9×8 = 72। तो इसको और भी तरीका है बनाने का, डबल क्रॉस करके भी बना सकता था, जो कि आज ही के क्लास में पीछे हम वैसा एग्जांपल को बताए भी हैं, उस मेथड से तुम खुद बनाना। ठीक है, ये था 24 नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं 24 के बाद 25 नंबर का क्वेश्चन, और इसको देखने का प्रयास करते हैं। पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाव, उससे पहले कोष्ठ का क्रिया यानी इसकी क्रिया करना होगा। तो कहोगे भैया 7 × 5 = 35, कटेगा कि नहीं कटेगा 7 से, है ना। अब हो जाएगा यहां पे 55 में से 7 गया, 55 में से 7 गया, 15 में 7 गया 48, आइए भागा 3 है, तो ये भैया हो जाएगा 16। अब क्या करोगे, 108 को काटोगे तो 68 का 78 से 6 बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 गुना, है ना, गुना कितना आ जाएगा 16, यानी 16 × 96 आपका प्रश्न का जवाब होगा। अपने तरीका से इसको बनाकर देख लेना, हम जैसे जैसे काट देते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा अलग बात है, लेकिन अपने तरीका से देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। क्लियर है भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन ये वाला, है ना, देखो कितना बढ़िया त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, और भैया ये प्रचलित क्वेश्चन है, ये प्रचलित क्वेश्चन है, ये प्रचलित क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि sin² थीटा, है ना, प्लस cos² थीटा का मान होता है 1, ये वाला याद रखना है आपको। और ये देगा कैसे, तो पूरा cos के रूप में है, तो sin² 5 को तुम लिख सकता है cos² 85, कितना 85 और प्लस cos² 5, यानी अगर cos² के रूप में है, ये दोनों का योग अगर 90 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये बदल जाएगा साइन में, तो sin² 5 हो जाएगा, है ना, तो sin² थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा। खैर ये बात आपको याद रखना है। अब यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा ये क्वेश्चन को। चलिए
यहां पे सबसे पहले तो इसकी बात करें तो अगर cos 90 की बात करें तो इसका मान कितना होता है 0, तो प्लस 0 करोगे तो ये तो समाप्त हो जाएगा। यानी आपका बच जाएगा दोस्त यहां पे cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 10, लिख के समझा देते हैं, प्लस cos स्क्वायर 15 बचेगा ना, प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। यहां पे आते हैं cos स्क्वायर 3 को लेते हैं 85 80 75 से लेते हैं 75 प्लस cos स्क्वायर 80 प्लस cos स्क्वायर 85। क्लियर है यहां तक? समझिएगा, हम बनाने के लिए 1 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और cos स्क्वायर 90 का मान तो 0 होता है, तो इसको तो छोड़ ही देना है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। यानी ये हुआ। तो सबसे पहले ये देखो कि ये दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो 5 और 85 कितना होगा, तो कहोगे 90, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। फिर 10 और 80 कितना होगा, तो कहोगे 90, यानी इसका मान भी 1 हो जाएगा। 15 और 75 कितना होगा, तो कहोगे 90, यानी इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। तो अगर ये पता चल जाए कि इसको में ऐसा 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 कै गो पद है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि दुदुओं का जोड़ा के गो है। जितना जोड़ा होगा उतना ही 1 1 1 होगा। बस यही तो इसका कंसेप्ट है। अब देखो हम वो पता करते हैं, कैसे पता करेंगे सो देखो। तो पहले कुल पद यहां पे निकालो। तो कुल पद कैसे निकालोगे, तो कहोगे अंतिम पद कितना है भैया 85 माइनस प्रथम पद कितना है भैया 5, अब बटा, है ना, 2 लगातार पदों का अंतर, 10 में से 5 गया 5, कितना हो गया प्लस 1 कितना हो गया, तो 16 1 17, यानी कुल पद ऐसा ऐसा टोटल के गो है 17 गो है। यानी यहां पे कहेंगे कि कुल 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 17 पद है। तो 17 पद तो टोटल आया ना, 17 पद टोटल आया, तो 17 में दूदू का जोड़ा तो बनेगा नहीं। यानी अगर ऐसा करें दूदू का जोड़ा, तो 2 8 16 1 17, यानी 8 गो जोड़ा बनेगा, एगो फुट बच जाएगा। यानी कहेंगे कि कुल 8 जोड़ा बनेगा और एगो फुट बच जाएगा। वह फुट हमेशा 45 वाला बचेगा। याद रखना, वह फुट हमेशा यहां पे जो बचेगा ना, एगो cos स्क्वायर 45 बच जाएगा। तो किसी के साथ जोड़ा नहीं बनेगा, है ना। यहां से इसके साथ जोड़ा, यहां से इसके साथ जोड़ा, यहां से इसके साथ जोड़ा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, आइए वही बिचवा में बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल 17 गो आया। तो 17 गो में 8 जोड़ा प्लस 1, 8 दूनी 16 1 17 गो हो गया। अब प्रत्येक जोड़ा का मान अभी दिखाए 1 होता है, तो 8 जोड़ा का मान कितना होगा, तो कहोगे 8 होगा, क्योंकि एक जोड़ा का मान 1 होगा। अरे भैया ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो प्रत्येक जोड़ा का मान 1, ये जोड़ा का भी मान 1, ये जोड़ा का भी मान 1, ऐसे ऐसे सब 8 जोड़ा का मान 1 1 होगा। तो 1 + 1 + 1 8 बार, यानी कि 8 होगा। अब प्लस एगो फुट बच जाएगा, कौन, बीच वाला 45 डिग्री। तो cos 45 का मान होता है 1/√2। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 होगा, यानी 8.1/2 होगा। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, 8.1/2। यानी इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है कि पहले कुल पद निकालो, इतना आ गया, यानी 16 + 1 आ गया ना, 16 + 1 हो, तो 16 का जोड़ा 8, तो 8.1/2। 1/2 तो रहना ही रहना है, 8.1/2। क्लियर है। चलो, हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये वाला देखो क्वेश्चन, देखिए ये है आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बहुत सा भाई बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाता है ना, लेकिन भागना नहीं है, भागना नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कहता है, ध्यान से समझना। यहां पे ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्त यहां पे कि एक गोला को 2:3 के अनुपात में बांटा गया। हाँ भैया, एक गोला था, इसको 2:3 में, एक टुकड़ा 2 निकला और एक टुकड़ा का 3 निकला, है ना, 2 और 3 में बांटा गया। ठीक है, बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में, यानी भैया ये बड़ा हिस्सा को शंकु बना दिया, बड़ा हिस्सा को शंकु बना दिया, और एक शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के बराबर है। जबकि छोटे हिस्से को बेलन के रूप में, ये छोटका को बेलन के रूप में, फिर से समझा देते हैं। यहां पे देखो, ये आपका गोला है, इसको 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, 2 भाग में बांट दिया। ये बड़ा भाग, बड़ा टुकड़ा जो हो गया 3, इसका आयतन, इसका आयतन 2 हो गया। और ए वाला को भैया बना दिया शंकु, ए वाला को क्या बदल दिया, शंकु में बदल दिया।
क्लियर है। और ये छोटा टुकड़ा को भैया बेलन में बदल दिया, छोटा टुकड़ा को भैया बेलन में बदल दिया। यही क्वेश्चन कर रहा है कि बड़ा हिस्सा को एक शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई आधार के त्रिज्या के बराबर है। यानी इसके बारे में इतना सा बोला है कि इसकी ऊंचाई आधार का त्रिज्या अगर r है तो ऊंचाई भी कितना है, r है। वही कहता है कि बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई आधार के त्रिज्या के बराबर है, यानी त्रिज्या r है तो इसका ऊंचाई भी r है। जबकि छोटे हिस्से को बेलन के रूप में ढाला जाता है, ये छोटे हिस्से को बेलन के रूप में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इसका त्रिज्या अगर मान लेते हैं बरकी r है तो इसका ऊंचाई भी भैया बरकी r ही है, ऊंचाई भी भैया बरकी r ही है। तो बताना है शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन के ऊंचाई का अनुपात क्या है ना। शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई भी r और आधार का त्रिज्या भी r, तो क्या दिक्कत है। चलो निकालते हैं। बताओ शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, तो कहोगे 1/3 पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच। ध्यान से समझना है ना। तो देखो r स्क्वायर एच करोगे, लिख देते थोड़ा सा r स्क्वायर एच। बेलन का क्या होता है, बेलन का तो कहोगे पाई r स्क्वायर एच, एच इसको मैं कैपिटल दे देते हैं, ठीक है। शंकु का कितना दिया है 3, बेलन का कितना दिया है 2, है ना, क्योंकि जो गोला को बांटा है उसमें बड़ा हिस्सा को 3 रखा था, बड़ा हिस्सा यही ना है, इसको शंकु बनाया था यानी ये शंकु का आयतन 3 हो गया। आइए छोटका को बेलन बनाया था यानी बेलन का आयतन 2 हो गया। हम एक लाइन और आपके लिए बढ़ा दिए। अब यहां पे ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना। तो यहां पे पाई से पाई तो कट जाएगा भैया, ये तो समझ रहे हो। 3 उधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ये एच जो है भैया r के बराबर है, ये एच भैया r के बराबर है। या ऐसा करो, यहां पे ऐसा करो, है ना, ये r जो है भैया वो एच के बराबर है, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे तुम ही बताओ ये क्या लिखोगे, r स्क्वायर एच को अगर तुम r पढ़ लेते हो तो r क्यू होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा r क्यू। यहां पर r को h पढ़ लेते हो तो h स्क्वायर गुना h, तो भैया a हो जाएगा h क्यू बराबर। ये 3 उधर गया, ये 3 उधर गया तो 3 तिया 9/2 हो गया। आपको r/h निकालना है, तो r/h निकालोगे तो ये q को उधर फेंकोगे तो हो जाएगा 9 का तीसरा मूल अनुपात 2 का तीसरा मूल, ये होगा। हमेशा जब ये क्यूब जाता है तब मूल में कन्वर्ट होता है। यही तो पूछा था आपको कि शंकु का त्रिज्या और बेलन का ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो यही अनुपात होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 9 का घनमूल अनुपात 2 का घनमूल। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ये लंबा करके हम बताए, आप चाहो तो इसको शॉर्ट में बना लेना। तो यही 27 क्वेश्चन टोटल था आज के क्लास में। अगर बढ़िया लगा हो दोस्त तो एक बार कमेंट्स करके हमको बता दो, और खराब लगा हो तब भी हमको बता दो, ठीक है।